प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी के बारे में। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत नौसेना में शामिल हो गई है। ये अरिहंत श्रेणी की भारत निर्मित दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। अरिहंत को साल 2009 में भारतीय नेवी की फ्लीट में शामिल किया गया था। पनडुब्बी को नेवी को सौंपने के बाद इस भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पनडुब्बी भारत के परमाणु तिकड़ी को मजबूत करते हुए क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगी। भारत की इस परमाणु पनडुब्बी की धमक पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान तक भी पहुंची है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर पनडुब्बी के बारे में बात की है। उन्होंने इससे भारत के चीन और पाक पर असर के बारे में भी बात की है। कमर चीमा का कहना है कि भारत ने इस पनडुब्बी को नेवी में शामिल कर अपनी ताकत ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि पड़ोसी देशों चीन पाक को भी बड़ा संदेश दिया है। चीमा ने कहा, भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे पर भी नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ संस्थानों के दौरे किए। इस पनडुब्बी के इंडिया की नेवी में शामिल होने के बाद साफ है कि दिल्ली अपना मुकाबला चीन से लेकर चल रहा है। चीन से मुकाबले के लिए ही वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को कोई सीधा खतरा नहीं है। चीमा ने आगे कहा कि इंडिया अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। इसे उसकी क्षेत्रीय संतुलन की कोशिश की तरह भी देखा जाना चाहिए। चीन के बाद भले ही इस तरह की सबमरीन ज़्यादा है, लेकिन भारत ने ये बताने की कोशिश की है वो भी खाली नहीं बैठा है। चीमा का मानना है कि इंडिया की सबमरीन से पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी नहीं है। इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन पहले भी थी। इंडिया ने अपनी ताकत को बढ़ाया क्योंकि चीन अक्सर समुद्र में भारत को आंख दिखाता रहता है। चीमा कहते हैं कि भारत की पहले परमाणु हमला नहीं करने की प्रतिबद्धता है, वहीं पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है कि वो पहले हमला नहीं करेगा। इस मामले में भारत और पाकिस्तान अलग अलग बात करते हैं। हालांकि भारत भी आने वाले समय में अपने परमाणु हमला न करने की प्रतिबद्धता से पीछे हट सकता है। चीमा का मानना है कि भारत, पाकिस्तान और चीन का रिश्ता इस तरह का है कि एक देश में सैन्य ताकत बढ़ना दूसरे को फिक्रमंद करता रहा है। यह अभी भी हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। ये बात करते हैं चीन की। भारत से लगी सीमा के पास LAC के पास चीन अपना सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ाने में जुटी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब लगभग 1 दर्जन हेलीपैड बनाए हैं। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीपल लिबरेशन आर्मी PLA ने कुल 10 हेलीपैड स्थापित किए हैं जो LAC के पास महत्वपूर्ण स्थानों पर फैले हुए हैं। लंबाई में 150 मीटर से अधिक ये हेलीपैड PLA की तेज़ी से सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के रणनीतिक प्रयास का हिस्सा है। इन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रमुख भारतीय स्थानों के विपरीत बनाया गया है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र भी शामिल है। क्या है चीन की योजना? इन हेलीपैड पर MI-17 जैसे मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को उतारा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीन की परिचालन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। देपसाम और गोगरा जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों के पास इनकी स्थिति से साफ पता चलता है कि इनका ध्यान तेजी से तैनाती और रसद सहायता में सुधार करने पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि PLA अपना ध्यान पेट्रोल पॉइंट 13 के चिप सेक्टर, हॉट स्प्रिंग और गोगरा क्षेत्रों की ओर केंद्रित कर रही है। हेलीपैड का निर्माण तेजी से चल रही चीनी सैन्य तैयारियों के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। सैन्य ढांचे के निर्माण में तेजी भारत और चीन के बीच बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में हुई है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर गतिरोध बढ़ गया था। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक और कई चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। चीन का परिवहन हेलीकॉप्टर बेड़ा। चीन के नए सैन्य ढांचे के निर्माण के साथ ये जानना जरूरी है कि हेलीपैड पर चीनी सेना कौन से हेलीकॉप्टरों को तैनात कर सकती है। नए बनाए गए हेलीपैड सीधे तौर पर चीनी हेलीकॉप्टर बेड़े की परिचालन क्षमता को बढ़ाने से जुटे हैं। इन हेलीपैड को मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो चीन की परिवहन और रसद क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। PLA के हेलीकॉप्टर बेड़े में मुख्य रूप से 3 मॉडल Z8, MI-17 और हाल ही में पेश किया गया Z20 भी शामिल है। रूस में डिज़ाइन MI-17 को चीन ने 1990 के दशक में अपनाया था। ये PLA के परिवहन बेड़े की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। चीन के पास वर्तमान में 200 से अधिक MI-17 सेवा में है। यह 30 से अधिक सैनिकों को ले जा सकता है। MI-17 इस्तेमाल भारत भी करता है। आइए हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बात करें। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली रसायन एजेंट ऑरेंज के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाली एक वियतनामी चिकित्सक को इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। वीरताओं की घोषणा शनिवार को की गई, जिसमें थाईलैंड में ग्रामीण इलाके के गरीबों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के वास्ते
संघर्ष करने वाले चिकित्सकों का एक समूह, एक इंडोनेशियाई पर्यावरण रक्षक, बच्चों के लिए जटिल मुद्दों पर काम करने वाला एक जापानी एनिमेटर और वर्तमान संकटों से उबरने के लिए देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाले एक भूटानी शिक्षाविद शामिल है। पहला मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1957 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये पुरस्कार निस्वार्थ सेवा की महान भावना से काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। पुरस्कार प्रदान करने वाले संगठन के अध्यक्ष सुजाना बी अफान ने कहा है, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो व्यवस्थागत अन्याय का साहसपूर्ण सामना करके यथास्थिति को चुनौती देते हैं, सामाजिक विकास को गति देने वाले क्रांतिकारी संसाधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव लाते हैं और अड़िग संकल्प के साथ ज्वलंत वैश्विक मुद्दों का समाधान करते हैं। 1960 में पहली बार चला था एजेंट का पता। पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था के अनुसार वियतनामी चिकित्सक ग्युएन थी नोक फोंग ने एजेंट ऑरेंज के विनाशकारी और दीर्घकालिक प्रभावों पर व्यापक शोध किया। फोंग के मुताबिक उन्हें एजेंट ऑरेंज के दुष्प्रभाव का सबसे पहले 1960 के दशक के अंत में पता चला था, जब उन्हें अत्यधिक विषैले रसायन के प्रभाव के कारण गंभीर जन्मजात विकार से पीड़ित शिशुओं के प्रसव में एक प्रशिक्षु चिकित्सक के रूप में मदद की थी। मैक्स सायस फाउंडेशन ने कहा कि फोंग का काम दुनिया के लिए गंभीर संदेश है कि यह युद्ध से हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके दुखद नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। वह इस बात का नया सबूत पेश करते हैं कि युद्ध के दौरान किए अनुचित कामों को सही करने और इसके असहाय पीड़ितों को न्याय एवं राहत दिलाने की कोशिश करना जरूरी है। अमेरिकी सेना ने वियतनाम युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल दक्षिण वियतनाम और अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले वियतनामी कम्युनिस्ट या वियत कांग के लिए उगाई गई फसलों और वियतनामी जंगलों को नष्ट करने के लिए किया था। सेना ने दक्षिणी वियतनाम के बड़े हिस्से में लगभग 1 करोड़ 10 लाख गैलन डाईऑक्सिन का छिड़काव किया था। डाईऑक्सिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका एजेंट ऑरेंज में इस्तेमाल किया जाता है। यह मिट्टी में और झीलों एवं नदियों की तलछट में कई पीढ़ियों तक रहता है। डाईऑक्सिन मछली और अन्य जानवरों की चर्बी के माध्यम से खाद्य आपूर्ति में प्रवेश कर सकता है। फाउंडेशन ने बताया कि इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान को लूसर पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने वाले समूह का नेतृत्व करने के लिए पुरस्कार मिला है। लूसर पारिस्थितिक तंत्र उनके देश के आंचे पर्वत में सुमात्रा द्वीप पर 26 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल है, जहाँ दुनिया की कुछ सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। जापान के एक लोकप्रिय एनिमेटर मियाजाकी हयाको को पुरस्कार निकाय ने 1985 में स्टूडियो घिबली के सह संस्था के रूप में उद्धृत किया था। यह स्टूडियो बच्चों के लिए एनिमेटेड फिल्मों का एक प्रमुख समर्थक है। जापान की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में घिबली द्वारा निर्मित 3 फिल्में शामिल थी। फाउंडेशन ने कहा कि थाईलैंड के चिकित्सकों के समूह रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को यह पुरस्कार अपने लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाके के गरीबों के लिए पर्याप्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के वास्ते उनके दशकों के संघर्ष की खातिर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व बौद्ध भिक्षु और ऑक्सफोर्ड से पढ़े भूटान के कर्मा फुंसु को बौद्ध धर्म, भूटान के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में उनके अकादमिक कार्यों के लिए चुना गया है, जिसका उपयोग उनके देश में वर्तमान और भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा रहा है। विजेताओं को 16 नवंबर को मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आइए अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत देश की सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। सेना और सरकार ही नहीं, पंजाबी पहचान के लोगों को भी यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। 26 अगस्त को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद लोगों ने पंजाब बलूचिस्तान सीमा के मूसा खेल जिले में 23 पंजाबियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीएलए पहले भी इस तरह के हमलों में शामिल रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान के हकों की मांग करते हुए बीएलए हिंसा को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर महरंग बलोच हैं। बलूच यकजहती समिति BYC की नेता महरंग भी अपने प्रांत बलूचिस्तान के लोगों के हकों के लिए 1 दशक से ज़्यादा समय से लड़ रही हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का तरीका गांधीवादी है। वह कहती है कि हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे उसका आधार कुछ भी हो। महरंग की अगुवाई वाली BYC शांतिपूर्ण विरोध में विश्वास करती है। बीते कुछ महीनों से लगातार प्रांत में शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना पर बलोच लोगों को गायब करने का आरोप लगते रहे हैं। 31 साल की महरंग 2006 से बलोच लोगों के इस तरह से अपहरण का विरोध कर रही हैं। महरंग के पिता भी 2011 में इसी तरह गायब किए गए थे और बाद में उनका शव मिला था। 2017 में उनके भाई गायब हुए थे तो महरंग सड़कों पर उतरी। 1 साल बाद 2018 में उनके भाई को परिवार को वापस कर दिया गया। महरंग को लगातार धमकियां दी गई, लेकिन वो घबराई नहीं और गायब हुए लोगों के लिए अभियान को बढ़ाते हुए 2019 में उन्होंने BYC बनाई। इसके बाद से वो BYEC के बैनर तले बलोच लोगों को मुद्दे उठा रही हैं।
मैरोंग ने गांधीवादी तरीके से लोगों को एकजुट करते हुए दुनिया भर में सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। पाकिस्तान के सबसे रूढ़िवादी माने जाने बलूचिस्तान की महिला होते हुए वो बलूच लोगों को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि महिलाओं को भी सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैरोंग कहती हैं, मेरे लिए हमारे विरोध का सबसे प्रगतिशील पहलू यह है कि युवा किशोर लड़कियों से लेकर उनकी माताओं और मौसियों से लेकर उनकी दादी और परदादी तक हजारों महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हैं। मैरोंग ने बीते महीने में बलूचिस्तान में शहर ग्वादर में बलूच लोगों के उत्पीड़न के बारे में बात करने के लिए सभा बुलाई तो सुरक्षा बलों ने बलपूर्वक लोगों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और शहर में किसी को भी प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़क अवरोध किए। इतना ही नहीं, इंटरनेट भी बंद कर दिए गए। इसके बावजूद मैरोंग ने डट कर हालात का सामना किया। इसमें सबसे खास बात यह रही कि सिर्फ जातीय बलोच ही बैठक में नहीं गए थे। बलोच महिला सारा बताती हैं कि उनके पंजाबी पड़ोसी उनको बिस्किट और बोतलबंद पानी देकर जाते थे क्योंकि अधिकारियों ने ग्वादर में पानी की आपूर्ति को रोक दिया था। कई महिलाएं अपने घरों से पका हुआ खाना लेकर आई। मैरोंग के बारे में कहते हैं कि मैंने पहले कभी किसी नेता के प्रति इतनी इज्जत और प्रशंसा का भाव नहीं देखा है। मैरोंग कहती हैं, 2003 से अब तक 50,000 बलूचों का अपहरण किया गया है और 25,000 लोगों की गैर न्यायिक तरीके से हत्या की गई है। ये बहुत ही मोटे आंकड़े हैं, इससे भी अधिक हो सकते हैं क्योंकि डेटा एकत्र करना भी खतरनाक हो गया है। सरकार इस तरह की ज्यादती कर रही है। पिछले 15 सालों में अपने करीबी लोगों के दर्जनों शव देखे हैं। मौत अब मुझे डराती नहीं है, मैं लड़ रही हूँ, अपनी लड़ाई को अहिंसात्मक तरीके से जारी रखूंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।